तो दोस्तों, जैसा कि खूनी यक्षिनी पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर ओके करें और पहले पार्ट को सुने, तभी तो आप लोगों की दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि उस पुलिस ऑफिसर को उस यक्षिनी ने जंगल में मार डाला था, और अब उसके आगे तो दोस्तों आर्यन की उम्र लगभग 25 साल की हो गई थी। उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी। वैसे तो उसे एक अच्छी सी नौकरी की तलाश थी, लेकिन उसे कोई भी उसकी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। दिन रात वो इसी बारे में सोचता रहता था कि आखिर कब उसकी पसंदीदा नौकरी उसे मिलेगी, और यही सब सोचकर वो परेशान होता था। एक शाम उसने देखा कि उसकी मॉम किचन में कुछ बना रही है, और अपनी मॉम को किचन में कुछ बनाता हुआ देखकर उसके अंदर इच्छा जागी कि वो अपनी माँ से पूछे कि आखिर माँ तुम क्या बना रही हो। और उसके बाद आर्यन ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, आप ये क्या बना रही हैं? दोस्तों, जिसके जवाब में आर्यन की माँ ने कहा, बस तुम्हारे बड़े भाई के लिए और तुम्हारे लिए हलवा बना रही हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा था कि उसे हलवा खाने का मन है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बना नहीं पा रही थी। अब मैंने सोचा वो घर पर नहीं है, जैसे ही आएगा तो उसे हलवा मिलेगा तो वो काफ़ी खुश होगा, इसलिए हलवा बना रही हूँ। ये सुनकर आर्यन ने कहा, अरे माँ, कितनी अच्छी बात होती, काश मेरे पास भी कोई अच्छी सी नौकरी होती जैसे भैया के पास है, तो आप भी मेरा ऐसा ही ख्याल रखती। माँ, खैर वैसे कोई बात नहीं। फिर दोस्तों, ये बात सुनकर आर्यन की माँ ने कहा, बेटा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं और तुम्हारे बड़े भाई में कोई भेदभाव करती हूँ? ये सुनकर आर्यन ने कहा, अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि मेरे पास भी कोई नौकरी होती तो अच्छा ही रहता। उसके बाद आर्यन की माँ ने कहा, देखो बेटा, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, माँ के लिए कोई बच्चा उसका बुरा नहीं होता, उसके लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। जो माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव करती है वो माँ नहीं होती। समझो तुम मेरी बात को बेटा। और दोस्तों, ये बात कहते हुए आर्यन की माँ की आंखों में आंसू आ गए, और ये देखकर आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा उदास सा हो गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे माँ, बस, मेरा ये मतलब नहीं था माँ, और मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपका दिल दुखाया हो तो। और फिर दोस्तों, ये बात सुनकर आर्यन की माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे भाई के आने का टाइम ही हो गया है। फिर दोस्तों, ये बात सुनकर आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और वो कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो अपना टीवी देखने लगा, इंतज़ार करने लगा कि आखिर उसका बड़ा भाई कब आएगा और वो दोनों साथ में बैठकर हलवा कब खाएंगे। तभी दोस्तों अचानक से उसका फ़ोन बजा और फ़ोन बजते ही आर्यन ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज़ आई,
हेलो हेलो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एक बहुत ही बुरी खबर आपको देनी है। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपको किस मुंह से बताऊं। आपके बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी लाश हमें जंगल में मिली है और हम आपके भाई की लाश को लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप अपने दिल को और अपनी माँ को समझाए रखना और अपने दिल को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। फिर दोस्तों, ये बात सुनकर आर्यन जो था उसके हाथों से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर धड़ाम से गिरा और फ़ोन के कई टुकड़े हो गए। जब शोर हुआ तब आर्यन की माँ भागते हुए आई और उन्होंने आर्यन से कहा, अरे आर्यन बेटा, क्या हुआ? और इसके बाद आर्यन की माँ ने ज़मीन पर फ़ोन के टुकड़े देखे और उन्होंने कहा, बेटा ये कैसे हुआ? फ़ोन कैसे टूट गया? अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे? बेटा कुछ बोलो बेटा। दोस्तों, आर्यन के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मारे उसकी दुनिया ख़त्म ही हो गई। अपने बड़े भाई से जिससे वो इतना प्यार करता था, उसकी मौत का सदमा वो सह नहीं पा रहा था और उसे सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का था कि अगर उसकी माँ को इस बात का पता चला तब क्या होगा। तभी दोस्तों, एकदम से वहाँ एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी और एम्बुलेंस आर्यन के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। गली मोहल्ले वाले सब घर के बाहर आ गए, ये सोचकर कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो एम्बुलेंस यहाँ पर आई है। उसके बाद आर्यन जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ घर के बाहर पहुँचा तो उसने देखा पुलिस के कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद। सबकी आंखों में आंसू और एम्बुलेंस में एक लाश को निकाल रहे थे। और दोस्तों, उस लाश को देखकर जितने भी मोहल्ले वाले थे सबके होश ही उड़ गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर ये किसकी लाश है। और तभी आर्यन की माँ भी बाहर निकली घर से और उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा। पूरा मोहल्ला अपने घर के बाहर इकट्ठा था। एम्बुलेंस वाले और पुलिस वाले घर के सामने थे और ज़मीन पर रखी हुई थी एक लाश। उस लाश पर एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था जिसकी वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर वो लाश किसकी है। सिर्फ आर्यन के अलावा आर्यन की माँ ने कहा, बेटा बेटा ये किसकी लाश है? हाँ बेटा, ये किसकी लाश है और ये लोग हमारे घर लेकर इस लाश को क्यों आए हैं? हाँ बेटा, बताओ बताओ बेटा, अरे बताओ, अरे तुम एकदम शांत क्यों खड़े हो? बेटा बताओ। और तभी दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, माँ जी आप सबसे पहले शांत हो जाइए, अपने आप को हिम्मत दीजिए। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि ये सुनकर आर्यन की माँ ने कहा, अरे अब आगे भी बोलोगे? ये लाश किसकी है? हाँ बताओ अब, और ये लाश हमारे घर के सामने क्यों लाकर रखी है? फिर दोस्तों, ये बात सुनकर पुलिस वाले ने नम आँखों से कहा, माँ जी ये लाश आपके
बड़े बेटे की है। फिर दोस्तों ये बात सुनकर आर्यन की माँ का जो चेहरा था वो पूरा सफ़ेद पड़ गया और माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, अभी वो ड्यूटी करने के लिए गया हुआ है, समझे तुम? और मेरा बेटा कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आगे से ये बात कही ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और लेकर जाओ ये लाश, हमारे घर की कोई लाश नहीं है, हमारे घर के सभी लोग सही हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। लेकर जाओ इस लाश का, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले ने आर्यन की माँ से कहा, माँ जी आप हमारे साथ अंदर चलिए, हम आपको समझाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद वो जो पुलिस वाले थे वो आर्यन की माँ को वहाँ से समझाते बुझाते हुए घर के अंदर ले गए। और एक पुलिस वाले ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप एक बार लाश को देख लीजिए और जो भी अपने हिसाब से अंतिम संस्कार हैं वो करिए। आर्यन ने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखा और उसका दिल जो था वो ऐसे धक धक कर रहा था जैसे अभी वो सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वैसे तो कहने के लिए उसे सिर्फ एक कपड़ा हटाना था, लेकिन उस कपड़े को हटाने के लिए जो ताकत चाहिए थी वो इतनी ताकत थी जिससे कोई इंसान चट्टान को उठा ले। उसने फिर कपकपाते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसने जैसे ही कपड़े को लाश से हटाया तो लाश को देखकर वो फूट फूट कर चिल्लाकर रोने लगा। उस लाश का इतना बुरा हाल था कि उसका सर तक नहीं था, बस धड़ धड़ था, पूरा जो शरीर था उसका खून से लथपथ था और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़ारा था। मोहल्ले वालों ने जब लाश को देखा तब सबकी आंखों में आंसू आ गए और जितने भी करीबी लोग थे सब रोने लगे और छाती पीटने लगे। वहीं पर अंदर से बैठी हुई आर्यन की जो माँ थी उनका तो मानो दिल घबरा से गया और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर बाहर मोहल्ले वाले इतना रो क्यों रहे हैं। तभी वो ज़बरदस्ती घर के बाहर गईं और उन्होंने जैसे ही लाश को देखा वैसे ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वैसे तो उस लाश के साथ सर नहीं था, लेकिन जो शरीर था उसे देखकर आर्यन की माँ को पता चला कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसके बड़े बेटे की है। और ये बात पता चलने के बाद ही उनके सीने में एक बहुत तेज़ दर्द उठा और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और वो ज़ोर से चिल्लाई। उनके चिल्लाते ही उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखकर आर्यन जो था वो चीखता हुआ अपनी माँ की तरफ भागा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आर्यन की माँ की मौत हो गई। आर्यन की माँ हार्ट की पेशेंट थी और वो ऐसे सदमे झेलने के लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से उन्हें खून की उल्टी हुई और वो इस दुनिया से चल बसी। एक साथ इतने सारे पहाड़ एक 25 साल के लड़के पर टूटे और उसने अपना खुद उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर वो क्या हुआ। कुछ घंटे पहले सब कुछ नॉर्मल था। उसे अपनी जो ज़िंदगी काफ़ी बेकार सी लग रही थी। कुछ घंटों पहले ये सोचकर कि उसके पास नौकरी नहीं है, वो वही ज़िंदगी उसे स्वर्ग जैसी लगने लगी। कुछ घंटे बाद ये सोचकर कि उसके पास भले ही नौकरी नहीं थी, कम से कम उसकी माँ और उसके बड़े भाई तो थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वो दोनों आर्यन की ज़िंदगी से जा चुके थे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पुलिस वालों ने आर्यन की स्थिति को समझा और उसे समझाया बुझाया, उसके दिमाग को शांत किया और उसने अपने बड़े भाई और माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो पुलिस वाले से सवाल करे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और जब उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, तब उसने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? मेरे बड़े भैया की लाश वहाँ पहुँची कैसे और उनके साथ क्या हुआ था? ये बात सुनकर पुलिस वाले ने कहा कि बाहर एक बहुत ही घना जंगल है और कई दिनों से उस जंगल में कई सारी हत्या हो रही थी। कई सारे लोग उस जंगल में मारे गए थे, जिसकी वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा था और आपके बड़े भाई हथियारों को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए सीनियर्स ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो रात के वक्त उन हथियारों को पकड़ने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे और उनकी लाश जंगल में मिली। आर्यन ने लड़खड़ाते हुई ज़ुबान से पूछा, और आपको ये कैसे पता चला? जब मेरे बड़े भाई सस्पेंड थे तो वो उस जंगल में गए थे। ये बात सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, आपके बड़े भाई पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हमारी बात होती रहती थी। सस्पेंड होने के बाद वो हमेशा यही बात कहते थे कि वो अकेले जाकर ही उन हथियारों को पकड़ेंगे और अपने आप को साबित कर देंगे कि वो एक काबिल पुलिस वाले हैं। मैं उन्हें हमेशा रोकता था क्योंकि मुझे पता था कि इस काम में बहुत ख़तरा है, लेकिन वो नहीं माने और उसका अंजाम ये हुआ। उन्होंने मुझे कॉल किया था रात के तकरीबन 9 बजे और उन्होंने मुझसे बताया था कि वो रात को प्लानिंग कर रहे हैं उस जंगल में जाने की। और ये बात सुनकर मैंने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुके। जब मैंने रात को उनके फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। मैं काफ़ी घबरा सा गया। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपनी कार लेकर उस जंगल के अंदर पहुंचा और वहां पर मुझे सिर्फ आपके भाई की लाश मिली। उसके बाद क्या था, जितना जल्दी हो सकता था मैं लाश को लेकर आपके पास आ गया। आखिर में वहां पर एक ही इंसान बचा था और दोस्तों वो था आर्यन, जो सिर्फ वहीं बचा था और अपने भाई और माँ की चिता को जलाते हुए देख रहा था। धीरे धीरे चिता जो थी वो जल रही थी और आर्यन उसी राख को देख रहा था और रोए जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ काफ़ी भारी कदमों की थी। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे नज़र आया कि उसके पीछे कोई है
तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आर्यन के पीछे कौन था ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।